तो स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में है और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आपके लिए 150 रुपए में मिल जाएगी। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है तो ये आपके लिए 100 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर मंगवाना है तो ये भी आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएंगे। और इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए में मिल जाएंगी। जिनके लिए मंगवाना है आप संपर्क कर लें 9399553966 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, बीभत्स रस है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। किस रस की प्रधानता है? करुण रस। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। करुण रस की प्रधानता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ है? इनमें से बताना है गोपाल राम गहमरी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, नरेंद्र कोहली है, कनक जी, कुमुद जी, रविशंकर जी। आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर रशन जी, गोपाल राम गहमरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी का कॉनन डॉयल कहा जाता है। आर्थर कॉनन डॉयल स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निवासी थे। अंग्रेजी भाषा में जासूस उपन्यास लिखते थे और ये पेशे से डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया, सुनंदा ज्ञानेंद्र की किस कहानी की पात्र है? क्वेश्चन नंबर 3 में हत्या या फिर अपना अपना भाग्य, बाहुबली या पत्नी। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? आवाज सही नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये है पत्नी कहानी है, एक जैनेन्द्र जी की, उसी की पात्र है सुनंदा। जो जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्र है। इन्होंने खेल कहानी भी लिखी, इनकी प्रथम कहानी खेल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 4 दिखला फूल, प्रिय प्रवास, पारिजात। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सुनैना जी हिंदी लिटरेचर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिऔध जी की किस रचना में कृष्ण जो है महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो प्रिय प्रवास में सी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रथम नाम अगर सर्वप्रथम नाम पूछा जाए तो ब्रजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का प्रस्थान मिलता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगी राघव द्वारा लिखित नहीं है? बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, भाग्यवती। इनमें से आप सभी के लिए बताने क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर रागिनी जी सही आंसर है। कौन सा उपन्यास रांगी राघव का नहीं है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। भाग्यवती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है भाग्यवती वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश रांगी राघव जी के उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी जो है उन्हीं का उपन्यास है। और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फिल्लौरी जी को प्रथम उपन्यासकार माना है। अत्यंद्र जी क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कौन से शेखर जोशी की रचना नहीं है? 6 में आप सभी लोग चयन करिएगा। 7 के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। यहाँ पर आप सभी के लिए शेखर जोशी की रचना नहीं बताना है। नीलम जे
नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नए पत्ते। नए पत्ते रचना जो है शेखर जोशी जी की रचना नहीं मानी जाती है, निराला जी की रचना है नए पत्ते। अगर पूछा जाए किन की रचना, अरविंद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्के, निर्मल वर्मा। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। अंजना जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान जी को। शिवदान सिंह चौहान जो है सही आंसर है। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, हिंदी में गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? कनक जी बताइए। निवेदिता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं की आत्मकथा मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में आप सभी के लिए चयन करना है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? साकेत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। किनका महाकाव्य साकेत? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि साकेत तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है उन्हीं का ये महाकाव्य है। और प्रसाद यहाँ पर कामायनी प्रसाद जी की रचना है। लोकायतन पंत और गुणवंत हेमंत एकांतवासी योगी ये श्रीधर पाठक जी की रचना मानी जाती है। मनोज जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भाग्यवती बच्चों से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित, तिलिस्मी उपन्यास है। हाँ संजू जी बताइएगा, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अर्चना जी, तो सही आंसर है सामाजिक उपन्यास माना जाता है भाग्यवती। अगर पूछा जाए किनका उपन्यास, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का उपन्यास है। और तिलिस्म से संबंधित उपन्यास चंद्रकांता है, इसके लेखक देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। इसको इनको जो है तिलिस्मी उपन्यासों का जनक माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। फागुन के दिन 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास, इसे इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यासकार जो है कहा जाता है, उपन्यास का जनक माना जाता है उग्र जी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 क्या दिया गया है? 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधित पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा जी, गणेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी। भारतेंदु जी इसके संपादक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बाला बोधनी का संपादन 1877 बनारस से भारतेंदु जी ने किया है। इन्होंने कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। और हरिश्चंद्र मैगजीन ये मासिक पत्रिका बनारस से संपादित होती थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। निम्न विकल्पों में से कुछ संस्मरण और उसके लेखकों के नाम जो जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानना है। पिंकी जी जैसे ज्यादा अपनी कम पराई, अस्क जी, मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, 60 वर्ष एक रेखांकित पंत जी, चेतना के बिंब महादेव वर्मा जी। भारती जी, क्या होगा सही आंसर? गलत युग में बताने हैं। चेतना के बिंब महादेव वर्मा, ये गलत हो जाएगा। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण माना जाता है, ना कि महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, पैर तले की जमीन। बताइए क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? डीके जी, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर पैर तले की जमीन सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार, माधवी और मुआवजे भीष्म साहनी के नाटक हैं।
झबरा कुत्ता का वर्णन प्रेमचंद जी की किस कहानी में किया गया है, वह कहानी आप सभी के लिए बताना है। महातीर्थ है, घासबाली, पूस की रात, नमक का दरोगा, बताइए क्या होगा सही आंसर। झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद जी की किस कहानी में किया गया है, वह कहानी आप सभी के लिए बताने। तो पूस की रात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है। और भी इनकी कहानियां, महातीर्थ जो है ये भी प्रेमचंद जी की, इसमें पात्र हैं कैलाशी, मुंशी, इंद्रमणि, दाई, रुद्र, सुखदा, रुद्रमणि। प्रेमचंद की घासवाली कहानी, इसमें मुलिया, महावीर, एवक, चैन ऐसे हैं, बिरजू हैं। नमक का दरोगा में बंशीधर, पंडित आलोपीदीन है। पूस की रात में हल्कू, मुन्नी, झबरा। झबरा एक कुत्ते का नाम है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 में कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, भीष्म साइनी, ममता कालिया। सही आंसर है निर्मल वर्मा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निर्मल वर्मा जो है हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में इनका जन्म हुआ। मूर्ति देवी साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप में प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, ये महत्वपूर्ण इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं। मेरी जीवन यात्रा किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर। अनीता जी, मेधा जी, मेरी जीवन यात्रा किनकी रचना है। तो सही आंसर है राहुल शानकृत्यायन जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। इनकी यात्रा वृत्तांतों, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, ल्हासा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा। ये महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत किन्होंने लिखे हैं, राहुल शानकृत्यायन जी ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चयन करना है। इनके उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में परख हो जाएगा। सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र को हिंदी में जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किनका है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, अर्नोल्ड, बताइए। मेनपाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। काव्य जीवन की आलोचना है, अर्नोल्ड ने कहा है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल राम गहमरी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर जो है हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किया गया है। देखिएगा, हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण प्रथम उत्थान प्रेमचंद पूर्व युग, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग, तृतीय उत्थान प्रेमचंद्रोत्तर युग और चतुर्थ उत्थान जो है वह आधुनिक बोध के उपन्यास के अंतर्गत आता है। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है। 20 में सही आंसर बताना है। पूनम जी, कौन है इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
आप सभी के लिए बता दें कि इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से जनवरी मास में प्रारंभ किया था। सरस्वती का सरस्वती जो है इसके द्वितीय संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक लगातार 17 वर्षों तक इसका संपादन किया। इसके तृतीय संपादक के रूप में 1920 में पंडित देवी दत्त शुक्ल ने ये कार्य जो है आरंभ किया और ये कार्यभार इन्होंने संभाला था 1920 के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ये तो मैथिली शरण गुप्त जी की है रचना भारत भारती। इन्होंने रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं नवदीप जी इन्होंने लिखी है। कि इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है, कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? भैरवी, दूत बतासा, आद्रा, पूजा गीत, सेवाग्राम, बताइए। नहीं चयन करना है, कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आद्रा आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर आद्रा सही आंसर होगा। आद्रा सोहनलाल द्विवेदी का नहीं है। आद्रा मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन, जैक में मिसपाल और इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये रचनाएं मोहन राकेश जी जो है उन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। बाकी जो रचनाएं दी गई हैं वह सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? प्रकृति चित्रण का, गांवों का, सामाजिक वातावरण का, व्यंग का। गंगा वर्णन अगर पूछा जाए किनकी कविता है, भारतेंदु जी की कविता है। इसमें इन्होंने प्रकृति चित्रण का जो है परिचय दिया है, ये वाला विकल्प सही आंसर है। भारतेंदु जी की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने भक्ति सर्वस्व और प्रेम मालिका की, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, प्रेम फुलबारी, दान लीला, वसंत, कृष्ण चरित, विजय वल्लरी, बकरी बिलाप, बंदर सभा और रूपनाष्टक, विजयनी, विजय वैजंती, प्रबोधनी, नई जमानी की मुकरी, उर्दू का श्यापा आदि जो है महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? नदिखला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, रामकेश जी, चेतन जी। क्या होगा सही आंसर? नहीं बताना है। अधिकला फूल आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है, अधिकला फूल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि अधिकला फूल तो हरिऔध जी की रचना मानी जाती है। विद्यासागर उपाध्याय हरिऔध जी जो है उन्हीं की रचना है। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? 25 में सही आंसर बताना है, बताइए। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में माने जाते हैं। इन्होंने कुमकुम, रश्मि रेखा, पलक, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। इन्होंने ब्रजभाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। धर्मदास किसके शिष्य थे? 26 में चयन करना है, बताइए। धर्मदास जी जो है ये किनके शिष्य थे, ये आप सभी के लिए बताना है। रोज रात्रि में 9 बजे अपनी एक क्लास होती है। रतिपाल जी, कबीरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। तुलसीदास जी जो है ये नरहरियानंद और शेष सनातन के शिष्य थे। कबीर रामानंद के, सूरदास वल्लभाचार्य के, धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर बताना है, बताइए। पूनम जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? और सही आंसर है अनंत जी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है
वह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से आज तक है। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर बताना है, बताइएगा। द्वंद्व गीत के रचनाकार बताना है राजीव जी। इनमें से कौन सा विकल्प सही आंसर? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध भारतेंदु जी। 28वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्वंद्व गीत के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। इन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामदैनी, रश्मिरति, नीलकुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से युक्त परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। अरविंद जी, पारो जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर की रचनाएं तो पंत जी की रचनाएं मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। ये पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत जी की रचनाओं को 4 जो है श्रेणियों में बांटा गया। जैसे छायावादी में इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन है। प्रगतिवादी में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या है। और अंतस चेतनावादी में स्वर्णकिरण, स्वर्णदूल, युगपथ है। नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा जो है इनकी कविताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से बताने किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया है? आकाश जी बताइएगा कौन से वह रचनाकार हैं? 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का यहाँ पर निराला सही आंसर होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका सही आंसर। इनका जन्म को लेकर जो है अलग अलग जो है जगह अलग अलग मिलता है। कहीं पर इनका 96, कहीं पर 97, तो कहीं पर इनका 99 मिलता है जन्म। बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। उन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को घोषित किया है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास को कुरमुत्ता, अनिमा, नैपत्य, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदकांकली जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। किस कवि की पंक्तियां मानी जाती है? इनमें से आपके लिए बताना है। बबीता जी, सुनीता जी बताइए, हर्षन जी। ये पंक्ति जो है किन कवि की है? तो आप सभी के यहाँ पर निराला जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। और ये पंक्ति जो है विधवा कविता परिमल में संग्रहित है, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। और इनकी प्रमुख छायावादी कविताएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव जो कि अभी अपन ने पढ़ी हैं। निहार और रश्मि काव्य संग्रह जो है किस रचनाकार के हैं ये बताना है। निहार और रश्मि, नीरजा, सांदगी, त्यामा, दीपशिखा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं कि उन्होंने महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जो है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? इनमें से बताना। निशा, निमंत्रण है, झरना है, असाध्य वीणा है, अभिशाप है। इनमें से बताना है दीपक जी कि जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? सुनैना जी बताइए। असाध्य वीणा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जापानी लोक कथा पर आधारित है, एक लंबी कविता है। इस कविता का मुख्य भाव अहंकार का विसर्जन है। अज्ञे की कविता साध्य वीणा। अज्ञे जी ने नदी के दीप, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, दीप अकेला, कितनी नाव में कितनी बार आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34। मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सेन है, गिरजा कुमार माथुर है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र है, भारतेंदु जी है। मंजीर जो है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है, उन्हीं का काव्य संग्रह माना जाता है मंजीर। और गिरजा कुमार माथुर जी जो है ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले, अभी और कुछ आदि जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 है, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? 35 में आप सभी के लिए बताने कबीर, तुलसीदास, रैदास, नंददास, बताइए। क्या है सही आंसर? किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? 35 में तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास। ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए तब 5 साल के बालक के समान थे, उन्होंने पूरे दांत थे। जब वे पैदा हुए तो रोए नहीं, बल्कि राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा, तभी से तुलसीदास को राम बोला कहा जाने लगा। तुलसीदास के पिता का नाम महात्मा राम दुबे और माता का नाम तुलसीबाई था। निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? 36 में नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो देव माया प्रपंच आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना जो है देव द्वारा रचित संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय का काव्य अनुवाद है देव माया प्रपंच। देव जी ने भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद आदि महत्वपूर्ण रचनाएं देव कवि ने लिखी हैं। महाराणा का महत्व किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 में सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद दिनकर, किनकी रचना है महाराणा का महत्व? 37वां क्वेश्चन दिया गया है। और 37 में आप सभी का यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। ये है 38वां क्वेश्चन में कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार है? 38 में आप सभी के लिए बताना है पंत जी, रामविलास शर्मा, आचार्य कुंतक, श्रीनिवास दास, बताइए। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, पंत जी ने कहा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उन्होंने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ है? बताइए। पल्लव का प्रकाशन बताना है तो 1900 क्या माना जाता है? 28 आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये सभी रचना इन्हीं की हैं। पंत जी की उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगमाणी, कला और बूढ़ा चांद, ये जो है रचना इन्हीं की है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? क्वेश्चन नंबर 40 में सुनीता जी, सुनैना जी, आकाश जी, क्या होगा? रामकेश जी, सही आंसर। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय परिवार से। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें 2 वर्गों शतम और केतुम में बांटा गया है। शतम वर्ग में ही भारत ईरानी आर्य भाषाएं आती हैं। डॉक्टर गिरीशन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में बांटा है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा में। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी मानी जाती है? पूर्वी हिंदी है, मागधी है, मराठी है या फिर पैसाची है? 41 में अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी मानी जाती है, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर पूर्वी हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पूर्वी हिंदी सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की साहित्य को बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्म उपदेश दिए हैं। अगर पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी। देखिएगा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आती हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42 दिया गया है। 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उसे तद्भव कहते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, तद्भव। जैसे कि संस्कृत में वत्स दिया गया है तो उसका तद्भव होगा, क्या होगा, बच्चा। अहम यानी कि मैं, वचन यानी कि बोली, अर्ध यानी कि आधा, प्रिय यानी कि पिए या पिया। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण कहते हैं, जैसे कान, नाक, पीला, झट, पीला। झट पर देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। कटरा, टुमरी, कटोरा, चराक, खखरा, पगड़ी आदि माने जाते हैं। कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर वह बादशाह है, बताना औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर शेरशाह सूरी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। शेरशाह सूरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से बताना है कि दिए गए विकल्प शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर अखंड शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची नहीं बताना। समूचा, अक्षय, अनंत, अविभक्त बताइए। नहीं चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर अनंत सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है, कीर्ति जी, मनोज जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अखंड शब्द अनंत पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अखंड में पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा आदि माने जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया 45, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी से, रोमन से, द्रविड़ से, अपभ्रंश से बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा और जिनके लिए एमपी टेट या यूपी टेट के मॉडल पेपर मंगवाना, यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर आप सभी के लिए मिल जाएंगे। संपर्क कर ले, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अपभ्रंश से देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पैसाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्र से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। 46 में अंतर्धान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्धान का सही संधि विच्छेद बताने 46वां क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर अंतः धनधान बराबर अंतर्धान जो है सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 47, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। निवेदिता जी, दीपक जी, रामकेश जी, गणेश जी, नवदीप जी। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी जो है वह आपका सही आंसर होगा। सिंधु नदी के आसपास की भूमि और वहां के रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता है। कालांतर में ईरानी भारत के अधिकाधिक भागों से परिचित होते गए और उनके द्वारा यह शब्द हिंद उच्चरित होने लगा। यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जा सकता है। हिंदी का अक्षर का लोप होने से हिंदी जो है हिंदी शब्द बनकर सामने आया है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? 48 में आपके लिए बताना है, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी से या फिर सौरसैनी से। 48 में बताना है। तो सही आंसर होगा मैनपाल जी, सौरसैनी आपका सही आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली अनेक नामों से अभिहित की गई है, यथा हिंदुई, हिंदवी, दक्कनी, रेखता, हिंदुस्तानी,
हिंदुस्तानी आदि जो है। डॉक्टर गिरीशन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदी हिंदुस्तानी का नाम दिया है। खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं। देखिए वो 5 उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है। ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुआमनी, नेपाली आती है। और बिहारी हिंदी में मैथिली, भोजपुरी और मगही आती हैं। भाषा का निर्माण होता है 49 में मौन ध्वनियों से, अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से या मूक ध्वनियों से। भाषा का निर्माण होता है 49 में। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है व्यक्त ध्वनियों से। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यक्त ध्वनियों से आपका सही आंसर है। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं उसी से ही जो है भाषा निर्मित होती है। भाषा का रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से प्रेषित होता है। उच्चारण वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होता है। आकी 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 50 में पूनम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, आचार्य नरेंद्र देव। नीलम जी सही आंसर है, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है? 51वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर दुह धन साहस बराबर क्या होगा? ये संधि शब्द बताने क्वेश्चन नंबर 51 में। दुह धन साहस, दुस्साहस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विसर्ग संधि है इसमें दुस्साहस में। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया गया है जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा रविंद्र जी। तो लेगेसी फॉन्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। कौन सी वह लिपि है? वह लिपि आप सभी के लिए बताना है, बताइए। आकाश जी, कुमुद जी, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर कहा जाता है। तो सही आंसर है हीरोग्लिफिक लिपि जो है उसी को। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 53 में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 दिया है, हिंदी की बोलियां कितनी मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 54 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। हिंदी की बोलियां कितनी मानी जाती हैं, इनमें से चयन करिएगा। हिंदी की बोलियां कितनी मानी जाती हैं? तो आप सभी के यहाँ पर 54 में सही आंसर होगा 18 सही आंसर है। 18 सही आंसर है, डी वाला विकल्प। जब 18 विकल्प में नहीं दिया 17 दिया रहता तो उस प्रकार जब जो है 17 मान लिया जाता है। अगर विकल्प में 18 तो 18 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि आपका सही आंसर है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ब्राह्मी लिपि दक्षिण शैली तमिल कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी लिपि गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिससे क्या कहा जाता है? 56 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। नीलम कुमारी जी, रोज अपनी एक क्लास होती है 9 बजे, रात्रि में 9 बजे क्लास होती है। एक 9:10 पर क्लास होती है। एक शाम को 4 बजे क्लास है। लाइव क्लास है आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की फ्री। और देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक सिरो रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है जिसे सिरो रेखा कहा जाता है। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है।
और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वर के प्रयोग का प्रस्ताव रखा है। भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? 57 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। 57 में आप सभी का सही आंसर विवेक यादव जी। भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देवनागरी लिपि। आपका सही आंसर है डी वाला विकल्प। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मात्र 150 रुपए में है और हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 150 रुपए में है। आप संपर्क कर लीजिएगा 9399553966 पर। ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके लिए मॉडल पेपर मंगवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ ये 100 रुपए में मिल जाएगी। और अगर एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाने 100 रुपए में मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की पीडीएफ 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी, जिसमें 10 सेट हैं। संपूर्ण सिलेबस से आपके जो है मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो संपर्क कर लीजिएगा। ये जो है आप सभी के लिए पीडीएफ उपलब्ध हैं। हाँ, हिंदी लिटरेचर जी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करते जाइए सभी लोग। अनंत जी, मेधा जी, तृप्ति जी, कीर्ति जी, कनक जी, हिंदी लिटरेचर, रविशंकर जी, दीपक जी, संजू जी, दीपमाला जी, डीके जी, अनंत जी, कीर्ति जी और हसन जी, रीमा जी, आकाश जी, सुनैना जी, कुमुद जी, अरविंद जी, संजू जी, अनीता जी, तृप्ति जी, निवेदिता जी। रोज आप सभी लोग समय से जुड़ जाया करें इन क्लासों में। राजीव जी, रविंद्र जी, अरविंद्र जी, पूनम जी, हसन जी, पिंकी जी, सुनैना जी, अनंत जी, मैनपाल जी, भारती जी, कुमुद जी, रागनी जी, मनोज जी, मेधा जी, रविशंकर जी, विवेक यादव जी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, अनंत जी, तेज प्रकाश जी, दीपक जी। जय हिंद।